नमस्कार साथियों। तो साथियों हम लोग कक्षा 10 की जो विज्ञान थी तो विज्ञान के जो अनसॉल्व पेपर को हम लोग सॉल्व कर रहे थे, जिसमें सन 2024 का जो सेट नंबर पहला था तो उस सेट को हम लोगों ने सॉल्व कर लिया था। उसमें सारे क्वेश्चन हमने एक एक करके डिस्कस कर चुके थे और आज के इस लेक्चर में हम सेट नंबर 2 है इसके बहुविकल्पियों को करने वाले हैं। और यदि आप चाहते हैं कि आप लोग बोर्ड एग्ज़ाम में विज्ञान के पेपर में अच्छा से अच्छा परफॉर्म कर सकें तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, हम जितने अनसॉल्व पेपर को सॉल्व करवा रहे हैं उन सभी अनसॉल्व पेपर को आपको सॉल्व करना है। अगर आप जितने हम अनसॉल्व पेपर को सॉल्व करवा देते हैं उतने अगर आप सॉल्व कर लेते हैं तो मेरा वादा है कि आप 95 प्लस नंबर लेके आएंगे, यानी 95 नंबर से आपके अधिक ही नंबर आएंगे विज्ञान में, मेरा वादा है। क्योंकि हर बार जो क्वेश्चन होते हैं अनसॉल्व पेपर से ही आपको देखने को मिलते हैं। क्या होता है, एक वर्ष के 7 सेट होते हैं, 7 सेट में से कोई ना एक कोई सेट फंस ही जाएगा इस अनसॉल्व पेपर में से। क्योंकि क्या होता है कि जो पीछे यानी जो पिछले कई वर्षों से क्वेश्चन आ रहे होते हैं उन्हीं क्वेश्चनों को रिपीट कर देता है। तो यदि आप लोग अनसॉल्व पेपर को सॉल्व किए रहेंगे तो आपको अगर वो क्वेश्चन रिपीट करेगा तो आपको तुरंत पता चल जाएगा और आप अच्छे से अच्छे नंबर लेकर के ले आएंगे। तो चलिए आज हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि अवतल दर्पण के सम्मुख ध्रुव और फोकस के बीच स्थित वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। यानी ये छठवां केस है, स्पेशल केस है। जो छठवां केस होता है तो छठवां केस में क्या होता है, कह रहा है अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण कैसा होता है, तो अवतल दर्पण होता है ऐसा। तो अवतल दर्पण जो ऐसा होता है, यहाँ पर मान लेते हैं F है, यहाँ पर C है, यहाँ पे P है। जब वस्तु को C तथा P के बीच में रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब इधर बनता है। किधर बनता है, इधर बनता है। ये कैसा रहता है, वस्तु अगर इतनी बड़ी है तो प्रतिबिंब बनेगा इतना बड़ा। और ये दर्पण के दाहिनी तरफ होता है और आप देख सकते हैं ये बड़ा है, क्या है, वस्तु से प्रतिबिंब बड़ा है। और कैसा है, सीधा है। और ऐसा कैसा होता है, आभासी होता है। तो आपको यही देखना है कि जब जो छठवां केस होता है, जब वस्तु को फोकस बिंदु तथा ध्रुव के बीच में रखते हैं तो प्रतिबिंब हमेशा बड़ा बनता है, आभासी बनता है और सीधा बनता है। तो देखिए यहाँ पे देखिए, क्या ये तो सीधा दे रहा, आभासी छोटा छोटा तो है नहीं। इसमें देख रहा है बड़ा कह रहा है, लेकिन कैसा है, सीधा वास्तविक, लेकिन प्रतिबिंब वास्तविक नहीं है। हमने क्या होता है, आभासी। इसमें देखो ये ऑप्शन, यानी ऑप्शन जो बी है ये सही होगा, क्योंकि दाहिनी तरफ जो बनता है सीधा रहता है और प्रतिबिंब जो है वो उससे बड़ा था। और कैसा था, दाहिनी तरफ वाला आभासी होता है, बाएं तरफ प्रतिबिंब होगा तो वास्तविक होता है। तो देखो ये कैसा, आभासी था। अगला कह रहा है कि दूरदृष्टि दोष के निवारण में कौन सा लेंस प्रयोग करते हैं। बहुत सारे बच्चे हैं जिनको क्या होता है, इस क्वेश्चन में उनको कन्फ्यूजन हो जाती है कि दूरदृष्टि दोष में कौन सा यूज करते हैं और निकट दृष्टि दोष में कौन सा हम लेंस का प्रयोग करते हैं। तो चलिए आज हम आपको एक ट्रिक के माध्यम से बताते हैं ताकि आप कभी नहीं भूलेंगे, ये मेरा वादा है। तो आपको बता दें, जो दृष्टि दोष होता है 2 प्रकार के होता है। कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। एक होता है दूर दृष्टि दोष, एक होता है निकट दृष्टि दोष। यानी एक होता है दूर दृष्टि दोष, एक होता है निकट दृष्टि दोष। और उत्तल भी 2 प्रकार, यानी लेंस भी 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं, यानी एक होता है उत्तल और एक होता है अवतल। यानी एक होता है उत्तल लेंस और एक होता है अवतल लेंस। यानी 2 प्रकार ने देखा है तो दृष्टि दोष तो कई प्रकार के होते हैं, लेकिन जो अधिकतर क्वेश्चन आते हैं 2 ही प्रकार के आते हैं, या तो दूरदृष्टि से आएगा या तो निकट दृष्टि दोष से आएगा। यानी दूरदृष्टि दोष से आएगा या तो आएगा निकट दृष्टि दोष से। और इन दोनों में उत्तल लेंस का या अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। और बहुत सारे लोग क्या होता है, वो कन्फ्यूजन रहता है कि बहुत जल्दी भूल जाते हैं कि किस में कौन सा रहता है। तो आज जो हम ट्रिक बता रहे हैं इस ट्रिक से आप नहीं भूलेंगे। देखो दूर क्या है, दूर में कम शब्द हैं। कितने शब्द हैं, कम शब्द, 2 ही शब्द हैं। और निकट में देखो ज़्यादा शब्द हैं। कितने शब्द हैं, निकट में 3 शब्द हैं और दूर में 2 ही शब्द हैं, 2 ही अक्षर हैं। यानी भाई यानी दूर देखो थोड़ा कम अक्षर वाला है, यानी छोटा है। तो छोटे के लिए आपको छोटा यूज करना है। दूर देखो क्या है, कम अक्षर है इसमें, तो उत्तल में भी कम अक्षर है। निकट देखो
इसमें ज़्यादा अक्षर हैं तो आपको ज़्यादा अक्षर वाला लेना है। ज़्यादा अक्षर किस में होते हैं? अवतल में। यानी दूर में कम अक्षर हैं और उत्तल में कम अक्षर हैं, तो दूर के क्या है? दूर के लिए यानी दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे, और जब निकट दृष्टि दोष होगा तो निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे। यानी याद करने का आपको शानदार तरीका यही बताया है कि कम अक्षर वाले के साथ कम अक्षर वाला लेंस रहेगा, ज़्यादा अक्षर वाले दृष्टि दोष के साथ ज़्यादा अक्षर वाला लेंस रहेगा। दूर दृष्टि दोष में दूर में कम शब्द थे तो कम शब्द वाला उत्तल लेंस हमने ले लिया, निकट दृष्टि दोष में ज़्यादा अक्षर थे तो ज़्यादा अक्षर वाला हमने लेंस ले लिया, तो कौन हो गया? अवतल लेंस। यानी ये दो चीज़ अगर आपको याद रखेंगे तो आप कभी नहीं भूलेंगे, ये मेरा वादा है। ये क्वेश्चन हो गया। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन कह रहा है कि दूर दृष्टि दोष के निवारण के लिए कौन सा लेंस का प्रयोग करते हैं। तो हमने बताया दूर में क्या है? कम अक्षर है तो कम अक्षर वाला लेंगे। कम अक्षर वाला कौन है? उत्तल। यानी सही ऑप्शन हो जाएगा उत्तल, यानी उत्तर इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। तो ये दो क्वेश्चन तो सॉल्व हो गए। अब अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक लेंस से 0.2 मीटर दूर रखी वस्तु के आभासी प्रतिबिंब का आवर्धन 0.5 है तो वह लेंस होता है। तो क्वेश्चन में दिया है कि एक लेंस से 0.2 मीटर दूर रखी वस्तु, यानी हमको u का मान दिया है। u का मान कितना दिया है 0.2 मीटर, और हमको ये भी पता होना चाहिए कि वस्तु हमेशा लेंस हो या दर्पण हो इसके बाईं तरफ रखी जाती है। इसका मतलब ये किस में होगी? माइनस में होगी। और क्या कह रहा है कि आभासी प्रतिबिंब का आवर्धन 0.5, यानी हमको m का मान दे रखा, कितना दिया है? 0.5 है। आवर्धन सूत्र क्या होता है? v/u होता है। तो ये हो जाएगा 0.5 बराबर v/u। अगर त्रिज्या गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा v बराबर 0.5u, ये हो जाएगा। आप क्या करते हैं? चलिए सूत्र पे रखते हैं। सूत्र हमारा क्या है? तो सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, ये हमारा सूत्र होता है। अब सूत्र पे रखते हैं, यहाँ पर यानी माइनस होता है, ये माइनस हो जाएगा। तो f का मान हमको नहीं दिया है, v का मान हमको कितना दिया है? तो v का मान हमको दे रखा है 1/0.5u, फिर माइनस 1/u हमको मान दिया। आप क्या करते हैं? अगर यहाँ से हम दशमलव हटाएंगे ऊपर बढ़ाएंगे तो हो जाएगा 10। आप देखो क्या करते हैं? 5 गुना 5, 5 दूनी 10, तो नहीं हो जाएगा 1/f बराबर 2/u माइनस 1/u। अब देखें दोनों का हर बराबर है तो क्या करेंगे? आप हर बराबर है, कोई एक हर लिख लेंगे। अब 2 में से 1 घटाएंगे तो हो जाएगा 1। क्या हो जाएगा? 1। तो अब देखेंगे तो f को अगर तिरक गुणा करेंगे तो f को अगर 1 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा f, और u को अगर 1 से गुणा करेंगे तो u हो जाएगा u। यानी इसका मतलब ये है कि इसमें जो f का मान होगा u के बराबर होगा, यानी जितना मान f का होगा उतना ही u का मान होगा। अब देखो u का मान हमको क्या दिया है? u का मान हमको दे रखा है -0.2 मीटर। क्या लिखा है? -0.2 मीटर, यानी हमको ये f का मान दिया हुआ है। अब हम देखें यहाँ पर माइनस लगा है, तो माइनस किस में लगा होता है? यानी माइनस लगा, इससे क्या पता चलता है? यानी माइनस से ये पता चलता है कि जो ये लेंस होगा वो कैसा होगा? अवतल होगा। कैसा होगा? अवतल होगा। और उसकी फोकस कितनी होगी? 0.2 मीटर होगी। यानी आपको ऐसा ढूंढना है अवतल लेंस होना चाहिए और उसकी फोकस दूरी 0.2 मीटर होनी चाहिए। चलिए क्वेश्चन ऑप्शन देखते हैं। इसमें 1 दे रहा है, ये गलत हो गया। इसमें भी 1 दे रहा है, ये दोनों गलत हो गया। अब हमको 2 दिए हैं जिसमें 0.2 मीटर फोकस दूरी दे रखा है। अब हम देखेंगे कौन सा उत्तल लेंस है, कौन सा उत्तल। तो इसमें अगर देखा जाए तो उत्तल लेंस दिया हुआ है, यानी ये ऑप्शन हमारा सही नहीं होगा। इसमें देखो अवतल लेंस है, वो कितना दिया है? 0.2 मीटर, यानी इसका सही ऑप्शन यही होगा। फिर अगला कह रहा है जब श्वेत प्रकाश के कांच से गुजरता है तो प्रिज्म के आधार की ओर अधिकतम झुकी प्रकाश की किरण का रंग क्या होगा। यानी कह रहा है कि मान लेते एक प्रिज्म है, और कह रहा है जब प्रिज्म से प्रकाश की किरणें गुजरती हैं तो जो प्रकाश की किरणें गुजरती हैं तो प्रिज्म के आधार की ओर अधिकतम झुकी प्रकाश किरण, यानी जब कह रहा है कि जब श्वेत प्रकाश किरण प्रिज्म से होकर गुजरती है तो जो प्रिज्म का आधार होता है, आधार कौन है? आधार यही है। करें इसकी तरफ सबसे अधिक कौन सी किरण झुकी होती है? तो हम आपको बता दें, याद करने का तरीका होता है विप जियोर। क्या होता है? विप जियोर, यानी वी सबसे नीचे होता है और आर सबसे ऊपर होता है। तो वी का मतलब होता है बैगनी, आर का मतलब होता है लाल। यानी देखा जाए तो जब श्वेत प्रकाश की किरण में लाल रंग सबसे ऊपर होती है
और जो बैगनी है सबसे नीचे होती है। तो देखा जाए आधार की तरफ सबसे ज़्यादा कौन झुकी है, तो सबसे ज़्यादा झुकी है बैगनी। कौन झुकी है, बैगनी। तो आपको क्या करना है, बैगनी पे टिक करना है। तो पहला ऑप्शन दिया है नीला, फिर लाल, हरा, बैगनी। सही ऑप्शन हो जाएगा डी। डी क्या है, बैगनी। फिर क्वेश्चन कह रहा है 5 नंबर की R1 व R2 प्रतिरोध के 2 तार समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं तो इनका तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। चलिए इसको हम दिखाते हैं। कह रहा 2 प्रतिरोध हैं, एक है R1, इसको R2, इसको समांतर क्रम में जोड़ना है, उसके बाद तुल्य प्रतिरोध कितना होगा ये आपको बताना है। तो इसका सूत्र क्या होता है, सूत्र 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। आप देखो क्या करते हैं, दोनों का हर बराबर करेंगे। जब हर बराबर करेंगे, कैसे हर बराबर करेंगे, R2 से इसमें ऊपर नीचे गुणा करेंगे, तो R2 से जब ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो हो जाएगा R2। इसमें क्या करेंगे, R1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा R1 R2 बराबर 1/R हो जाएगा। अब इसको जो उल्टा करेंगे, यानी उलटने पर उल्टेंगे क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा R बराबर 1, ये नीचे वाला चला जाएगा ऊपर, जब ऊपर जाएगा तो हो जाएगा R1 R2 बटा R2 प्लस R1। यानी हमको R का मान क्या मिल गया, हमको R का मान मिल गया R1 R2 प्लस R2 प्लस R1। यानी ये इसका सही ऑप्शन होगा। इसको देखते हैं, यानी R1 R2 ऊपर है, R2 प्लस R1 नीचे से देखते हैं। देखें R1 R2 ऊपर है और R1 प्लस R2 नीचे है, यानी इसका सही ऑप्शन ये हो जाएगा सी नंबर। फिर अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि बिजली के बल्ब का फिलामेंट तंतु बना होता है। यानी ये क्वेश्चन आपको सबको पता ही होना चाहिए, क्योंकि ये हर घर में बिजली जलाई जाती है, नहीं बिजली का बल्ब लगे होते हैं, तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। तो क्या होता है, जो बिजली के बल्ब का जो फिलामेंट तंतु होता है वो टंगस्टन का बना होता है। किसका बना होता है, टंगस्टन का बना होता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको हमेशा पता होना चाहिए। अगला है 7 नंबर क्वेश्चन कि वैद्युत सेल में रूपांतरण होता है। यानी वैद्युत सेल में किसका रूपांतरण होता है, रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदला जाता है, या वैद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है, या यांत्रिक ऊर्जा का वैद्युत ऊर्जा में बदला जाता है, या वैद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है। तो हम आपको बता दें, जो वैद्युत सेल होता है तो वैद्युत सेल में रासायनिक ऊर्जा भरी होती है। क्या भरी होती है, रासायनिक ऊर्जा भरी होती है। उसके बाद हमें कोई यंत्र चलाना होता तो उसको चाहिए वैद्युत ऊर्जा। क्या चाहिए, वैद्युत ऊर्जा। तो यानी सेल में जो रासायनिक जो सेल होता है, सेल में रासायनिक ऊर्जा होती है, और हमको कोई अगर उपकरण चलाना है तो उपकरण को क्या चाहिए, तो उपकरण को चाहिए वैद्युत ऊर्जा। क्या चाहिए, वैद्युत ऊर्जा। जो क्या करता है, सेल जो है रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में जब बदल देता है तो हमारा उपकरण चलने लगता है। तो सही ऑप्शन क्या होगा, रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलना। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, जब रासायनिक ऊर्जा का वैद्युत ऊर्जा में रूपांतरण होता है। अगला दिया है 8 नंबर का रासायनिक अपक्रिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट अपक्रिया, क्योंकि कई बार एग्जाम में आई हुई है ये अपक्रिया, इसलिए मैं आपको कहता हूँ ये आपको अपक्रिया हर हाल में तैयार करके ही जाना है। यानी कह रहा है कि जब FeCl3 और H2O प्लस वाई FeCl2 प्लस H2SO4 प्लस 2HCl में वाई है, यानी वाई क्या है, तो आपको बता दे ये है सल्फर डाइऑक्साइड। क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड, यानी SO2। इसका सही ऑप्शन होगा SA2, यानी सी नंबर। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अम्लीय लवण है। अम्लीय लवण कैसे बनता है, हम आपको बता दें। जब लवण की बात किया जाए तो जब जो लवण है, तो जब अम्ल की अपक्रिया हम लोग करवाते हैं क्षारक से, यानी अम्ल की अपक्रिया जब क्षार से करवाते हैं तो बनता है लवण। क्या बनता है, लवण बनता है। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन देखा जाए तो कह रहा है अम्लीय लवण। तो अम्लीय लवण मतलब क्या है, अम्लीय का मतलब होगा कि अम्ल जो है प्रबल है, यानी जब प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक मिलकर के अपक्रिया करते हैं तब अम्लीय लवण का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, तब जाकर के अम्लीय लवण का निर्माण होता है। तो इसमें देखना है कि इसमें कौन सा अम्लीय लवण का उदाहरण है। तो हम आपको बता दें, जो ये NHSO4 है, क्या है, NHSO4 है, ये लवणीय यानी अम्लीय लवण का एग्जाम्पल है। क्या है, NHSO4। अगला कह रहा है कि मैट में विद्युत मैट में मुख्यतः होता है, यानी मैट में मुख्यतः क्या होता है, या FeS होता है, या Cu2S होता है, या Cu2S तथा FeS होता है, या
Cu2S या Fe2S3 होता है। आपको बता दें जो मैट होता है तो मैट में Su2S होता है। क्या होता है? Su2S होता है। तो हमने बहुविकल्पी के 10 क्वेश्चनों को आज डिस्कस किए हैं। बाकी के जो क्वेश्चन बच जा रहे हैं उसको नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे।